and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family. हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्यों इसका फॉर्मेशन किया गया है। देखो, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में लिबरलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और देखा था कि हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया था, जो भी पॉलिसी थी रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड उसको लिबरलाइज किया गया था और इससे बहुत से पावरफुल इंस्टीट्यूट्स ने, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। और इन ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना था कि ये जितने भी बैरियर्स लगाए जाते हैं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, ये सब क्या है, हार्मफुल है। वो ये चाह रहे थे कि इस तरह का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड किया जा रहा है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और ये यही कह रहे थे कि सारी जितनी भी कंट्रीज है उन्हें अपनी पॉलिसी को क्या करना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए। ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे सपोज आप हैं आपकी फैमिली में, ओके, ड्रॉ करते हैं हम थोड़ा सा। आपकी फैमिली में आप हो, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है मेरी, है ना, डोंट माइंड। और आपका एक यंगर ब्रदर है, क्लियर। अब क्या होता है, आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई है ना, बात पे नहीं, हाथापाई पे आ गई, जम के लड़ाई हो रही है, बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब कुछ हो रहा है। अब लड़ाई तो ज़्यादा बढ़ गई, अब सॉल्यूशन चाहिए। किसके पास जाएंगे, मम्मा के पास चलो या चलो पापा के पास। तो वो लड़ाई सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे मम्मा भाई ने मारा, भाई बोलेगा नहीं इसने मारा, और पर वो हमारी लड़ाई को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही होता है। अब देखते हैं हम किसी दो कंपनी, जो लोकल कंपनीज है उनके बीच में ट्रेड हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं केरला की कंपनी है, बिहार की कंपनी है। अब इनके बीच में कुछ ट्रेड वगैरह चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए। ये किसके पास जाएंगे, मम्मी के पास नहीं ना, ये जाएंगे कोर्ट के पास। तो कोर्ट कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर इनका केस सोल्व हो जाएगा। बट हम इनकी बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। अब आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो ट्रेड होता है वो ग्लोबली होता है, मतलब ग्लोबल लेवल पर हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ना स्टेट के साथ कर रहे हैं, ना हमारा लड़ाई झगड़ा हमारे फैमिली रिलेटिव्स के साथ है। अब किसके साथ ट्रेड हो रहा है, हम ग्लोबली ट्रेड कर रहे हैं और वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की कंपनी के साथ हमारा काम चल रहा है। अब अगर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, इनके बीच में अगर लड़ाई हो जाती है, तो ये कहाँ जाएंगे। जैसे सपोज क्या होता है, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड चल रहा है, जो हमने टॉयज वाला एग्जाम्पल देखा था, ऐसे ही कोई ट्रेड चल रहा है। अब इनके बीच में अगर कोई मतलब हो जाता है डिस्प्यूट, तो ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट में। तो ये जा नहीं सकते, क्योंकि अगर देखो कोर्ट में गए तो कौन से कोर्ट में जाएं, इंडिया के कोर्ट में जाएं या चाइना के कोर्ट में जाएं। इंडिया के अगर गए तो चाइना वाले बोलेंगे नहीं, इंडिया वाले ही हैं, इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे। चाइना में गए तो इंडिया वाले क्या बोलेंगे, चाइना का है, चाइना को सपोर्ट करेगा, और ऑब्वियस सी बातें करेंगे भी सही अपनी कंट्री को सपोर्ट। तो यहाँ पर जजमेंट नहीं निकल कर आएगा, और यही रीज़न है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और कब हुआ था ये आप नोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि WTO कब आया था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 में। ओके, सो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम भी क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो, लिबरलाइज हो, और ये जिस तरह के जो भी लड़ाई झगड़े वगैरह वो ना हो। और ये इनिशिएटिव स्टार्टेड किस में हुआ था, डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ था। मतलब अगर हम WTO की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा एक मतलब इवेंट हुआ था, उसके बाद सारी कंट्रीज मतलब आपस में आई थी। अब
उसके बाद धीरे धीरे फिर WTO का फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हुआ है। WTO से पहले गेट आया था। गेट को भी मतलब जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज थी लाइक USA, बहुत पावरफुल कंट्रीज थी, तो ये लोग मना कर रहे थे कि हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड करेंगे। और फिर धीरे धीरे मतलब आने लगे, फिर गेट बना था टेम्प्रेरी, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद क्या आया था, WTO आया था। हम हिस्ट्री का इतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और WTO का देखो मेन एम क्या था, उसका मेन एम यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना और इंटरनेशनल ट्रेड को पूरा का पूरा क्या करना, ऑपरेट करना। और WTO क्या करता था, WTO रूल्स वगैरह बनाता था रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि ये बनाया ही किस लिए गया है, इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता था, इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग WTO बनाता था। और साथ ही साथ ये भी देखता था कि जो कंट्रीज है वो इन रूल्स को फॉलो कर भी रही है या नहीं कर रही है। जैसे हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में RBI का एक टॉपिक डिस्कस किया था मनी एंड क्रेडिट में, जहां पर देखा था कि बैंक रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता था, RBI। जैसे इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपको 15% कैश डिपॉजिट करना होगा, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, इस तरह के सारे रूल्स कौन बनाती थी, RBI। उसके बाद RBI ये भी चेक करती थी कि सारी कमर्शियल बैंक जो है उसको फॉलो अप कर रही है या नहीं। तो सेम एज इट इज WTO किसके रिगार्डिंग रूल्स बनाता है, वो बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। और फिर उनको चेक भी करता है कि जो कंट्रीज हैं अलग अलग जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 2006 में 149 कंट्रीज वर्ल्ड की इसकी मेंबर्स थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स कितनी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में 149 कंट्रीज थी। ऑल्दो कि WTO का काम क्या था, ट्रेड को फ्री करना सबके लिए, यही पर्पस था, इसीलिए आई थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जिसका यही मानना था कि बैरियर जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और जो भी ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए। बट प्रैक्टिस में तो कुछ अलग ही रामायण थी, है ना, अलग ही कुछ कहानी थी कि जो डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज है, जैसे लाइक हम लेते हैं USA, वो अनफेयर वे से क्या कर रही थी, ट्रेड बैरियर को क्या कर रही थी, रिटेन कर रही थी। और ऑन दी अदर हैंड WTO उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही थी, बिकॉज दे आर दी पावरफुल कंट्री। वो तो डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स कर रहे थे कि आप क्या करो, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दो। तो इससे एक मिसमैच देखने को मिल रहा था डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके रिगार्डिंग एक डिबेट भी है जो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग डिबेट है, हम देखते हैं डिबेट को थोड़ा सा। देखो इस डिबेट में क्या बताया गया है, डिबेट में बोला है, देखो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, GDP पढ़ा था हमारे सेकेंड चैप्टर में। तो वहाँ पर हमने यही देखा था कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका कोई जवाब नहीं है ना। 70 to 75% पॉपुलेशन, ऑल्दो प्रोडक्शन इतना नहीं है, GDP में हमारा शेयर इतना नहीं है, फिर भी एम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो हमारी पॉपुलेशन के मोस्ट ऑफ द पीपल किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे हुए हैं। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारा GDP में इतना मतलब नहीं है शेयर। बट अगर हम इसको फिर कंपेयर करें US से, है ना, जो डेवलप कंट्री, अगर उससे हम कंपेयर करें तो इनका भी GDP में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं है, ओनली 1% ही इनका शेयर है। मतलब GDP मतलब क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपकी कंट्री एक साल में कितना प्रोडक्शन कर रही है, और वो तीनों सेक्टर का मिलाकर होता है। ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर इट मीन्स योर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना परसेंट है USA का, मतलब 1%। और पॉपुलेशन कितनी एम्प्लॉयड है, ओनली 0.5%। मतलब इंडिया में एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो है प्राइमरी सेक्टर में कि ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। USA के अंदर तो ना शेयर है और ना ही ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद क्या करती है, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, और USA वाली जो हमारी गवर्नमेंट है, USA गवर्नमेंट क्या करती है, and yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in US receive massive sum of money from the US government for production and for exports other countries। अब
जो यूएस गवर्नमेंट है अब कम लोग जुड़े हुए हैं, मतलब 0.5%, मतलब मामूली से कुछ ही लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उनको क्या करती है, ईजिली सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है कि आप खेती करो और प्रोडक्शन करो और बाहर की कंट्रीज में क्या करो, एक्सपोर्ट करो। बट जो डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर इतने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो सरकार जो है हमारी भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, वो इतनी एबल नहीं होती कि उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर सके, और कर भी सके तो उनको क्या, उनको तो कम सब्सिडी देनी क्योंकि कम ही लोग जुड़े, पर हमारे यहाँ तो ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम सब्सिडी देंगे पर हम इतनी नहीं दे पाएंगे जितने यूएस वाले दे सकते। अब इसकी वजह से दोनों कंट्री में अलग अलग मिसमैच देखने को मिलता है। अब यूएसए के जो फार्मर हैं उनको क्या हो रहा है, उनको एक फ़ायदा हो रहा है कि उनकी जो क्रॉप की कॉस्ट है वो कम आ रही है क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिल रही है। बट इंडिया में इतनी सब्सिडी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो आगे हो गए और इंडिया वाले पीछे, मतलब उनकी फसल क्या हो रही है, अब सस्ती मिल रही है तो उनका ज़्यादा बिकना ही है। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट कम है तो वो क्या करेंगे, कम रेट में उसको सेल करेंगे कंपेयर टू अदर कंट्री, और इसकी वजह से उनका जो मतलब प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इस मासिव सम रिसीव होने की वजह से यूएस फार्मर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट एट लो प्राइस एडवर्सली इफेक्टिंग फार्मर्स इन दिस कंट्री। अब वो क्या कर रहे हैं, देखो उनको जो मतलब कॉस्ट पड़ रही है फार्मिंग करने की वो काफ़ी कम पड़ रही है, इस वजह से वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और अदर कंट्रीज़ में भी अपने गुड्स को इंपोर्ट कर पा रहे हैं, वो भी किस रेट पे, कम रेट में। जैसे हमने चाइना वाला भी एक एग्जांपल देखा था, तो उस तरह का भी हम देख सकते हैं कि वो लोग सब्सिडी प्रोवाइड कर कर क्या कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट, वहाँ के फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसकी वजह से वो दूसरी कंट्रीज से क्या कर पा रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। और इसका इफेक्ट किस पर आ रहा है, दूसरी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के फार्मर्स पर आ रहा है। पर WTO, जहां WTO ये कहता है कि क्या होना चाहिए, सबके लिए बराबर रूल होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है इन प्रैक्टिस। तो क्या हो रहा है, जो डेवलप कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, वो ट्रेड बैरियर्स को क्या कर रही है, अनफेयर वे से रिटेन कर रही है। अब डेवलपिंग कंट्री यही पूछती है डेवलप कंट्री गवर्नमेंट से, वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज पर WTO रूल बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ WTO एंड हैव कंटिन्यूड टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ मनी, यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ, इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड। मतलब क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्री वाले कि हमने तो WTO के कहने पर सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए, आपने हमें कहा फार्मर्स को सब्सिडी ना दो, हमने नहीं दी, पर आप क्या कर रहे हो, बोले जा रहे हो बस, खुद तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो। खुद क्या कर रहे हो, आप फार्मर्स को ज़्यादा सम भी दे रहे हो, WTO के रूल्स को भी क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। जहाँ WTO ने कहा ट्रेड फेयर वे से होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार क्या ये फ्री और फेयर है। मतलब यहाँ पर इस डिबेट से हमें क्या समझने में आ रहा है कि एक्चुअल में WTO जो है वो अपना रूल रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं कर रही है, जिसके चलते डेवलप कंट्रीज जो हैं वो इसका अनफेयर वे से क्या कर रही है, फ़ायदा उठा रही है, और इसका अल्टीमेट जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है वो किस पर आ रहा है, वो आ रहा है डेवलपिंग कंट्री पर। कि एक्चुअल में बोला क्या गया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, सारे बैरियर्स हट जाने चाहिए, बट है कहाँ, हटेगा, वही है। सो ये था हमारा डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस, जिससे कि एक्चुअल में WTO क्या कर रहा है वो हमें समझ में आया। सो गाइस, हमारा जो ये आज का वीडियो है वो इसी के साथ यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड वी विल मीट सून विद आवर अनदर वीडियो। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।